हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। तो हम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ आईआईटी जैम एंड हमारा जो टॉपिक था दैट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के इससे पहले दो पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं और ये हमारा पार्ट नंबर 3 रहेगा और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस मैं इसमें करवा दूंगा, यानी कि ये लास्ट पार्ट रहेगा हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। तो इससे पहले के दोनों पार्ट अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो उनको आप जरूर देख लीजिएगा। एंड इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे जैम 2014 से लेके एंड जैम 2005 तक, यानी कि लास्ट मेरे पास 5 तक का ही पेपर अवेलेबल है। तो उस तक के सभी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट करवा दूंगा एंड इन क्वेश्चन से भी आपको फ्यूचर में क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे इसमें। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। अगर आप आईआईटी जैम या फिर एमएससी एंट्रेंस, नेट गेट किसी की भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है पढ़ रहे आईआईटी जैम। एंड वहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन सब कुछ अवेलेबल होता है। ये दोनों कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम जैम 14 से स्टार्ट कर रहे हैं। द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पोटासियम डाइक्रोमेट। तो हमें यहाँ पे ये पता है कि जो क्रोमियम है वो आपका +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसका मतलब डी के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो ना तो यहाँ पे डी ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी तो होगी नहीं यहाँ पे। दूसरी बात यहाँ पे देखिए एमएलसीटी पॉसिबल है, मेटल के पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो मेटल कहाँ से लिगेंड को देगा, नहीं होगा। क्या यहाँ पे एलएमसीटी होता है? क्या यहाँ पे एलएमसीटी? यस बिल्कुल, यहाँ पे आपको लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर देखने को मिलता है। यहाँ पे जो कलर होता है वो एलएमसीटी की वजह से होता है। अब आपको बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पोरफायरिन रिंग पढ़ाई जाती है, तो कह रहे कि उसमें जो कलर होता है वो बताइए। तो उसका जो कलर का रीजन होता है दैट इज पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की वजह से होता है ना। पोरफायरिन में पाई बॉन्ड अवेलेबल होते हैं तो वहां पे जो कलर प्रोड्यूस होता है दैट इज फ्रॉम पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा सी। इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। इसके लिए कुछ ज्यादा समझाने का है नहीं। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर आपको आती है तो आप बिल्कुल इजीली इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप बता पाएंगे। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्ट्रेंथ। तो आप सभी को पता है जो पाई एक्सेप्टर लिगेंड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं जनरली, तो ये आपका पाई एक्सेप्टर की कैटेगरी में ही आता है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड ये होगा। और वैसे भी देखिए हैलोजेंस आर वीक फील्ड लिगेंड है ना, तो वाटर की फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। उसके बाद कार्बन डोनर वालों की इनकी ज्यादा, नाइट्रोजन और कार्बन डोनर वालों की ज्यादा होती है। तो जो करेक्ट ऑर्डर आएगा दैट इज फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑर्डर आएगा, है ना। ये आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग ही जाता है, बार बार जब हम चीजें पढ़ते हैं तो याद हो जाती है हमें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसमें कुछ ज्यादा समझाने का है नहीं, लेकिन ये जरूर बता देता हूं ऐसे लिगेंड जो पाई एक्सेप्टर होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के तौर पे काम करते हैं। ऐसे लिगेंड जो पाई डोनर होते हैं वो वीक फील्ड लिगेंड के तौर पे काम करते हैं। और ऐसे लिगेंड जो सिग्मा डोनर होते हैं वो आपको बीच में मिलेंगे देखने को। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते थे जैम 14 और जैम, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते थे। पहले सब्जेक्टिव पेपर होता था जैम का। तो यहाँ पे बोला गया कि सीएफटी के यूजिंग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसके बारे में कमेंट करो। इसके डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग दिखाओ कैसी होगी, एंड इलेक्ट्रॉन कैसे भरे हुए वो दिखाइए। स्टेबलाइजेशन CFSE निकाल के बताओ, एंड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकाल के बताओ। सारा कुछ इसका निकाल दो। ठीक है, तो यहाँ पे ये है जी कोबाल्ट +3। क्या नजर आ रहा है आपका? कोबाल्ट +3। अगर कोबाल्ट +3 है तो D6। और अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है ना, अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दिस इज D6 लो स्पिन। तो ये हमने भाई यहाँ पे स्प्लिटिंग दिखा दी। नीचे कौन होता है आपका T2G होते हैं नीचे, ऊपर कौन होता है आपका EG होते हैं। उसके बाद अगर आप इसकी CFSC की बात करेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी दैट इज -0.4 डेल्टा O इंटू में कर देंगे 6, वो आ जाएगी -2.4 डेल्टा O। ये आपका क्या आ जाएगी यहाँ पे CFSC। प्लस में यहाँ पे भाई कितने की पेयरिंग करवा सकते हैं? प्लस में 2 पेयरिंग लिखेंगे क्योंकि एक की तो पेयरिंग होनी ही होनी थी। प्लस में 2 पेयरिंग एनर्जी, हालांकि इन्होंने लिखा हुआ कि इग्नोर कर दीजिएगा पेयरिंग एनर्जी को।
पेयरिंग एनर्जी को इग्नोर करोगे तो वैल्यू आपका मैंने ऑलरेडी बता दी है कितनी होगी, दैट इज 2.4 डेल्टा ओ। उसके बाद स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, तो यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो है तो इसकी जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट होगी वो भी जीरो होगी, वो भी जीरो होगी। तो सिंपल क्वेश्चन था, कोई इतना ज्यादा इसमें कुछ था नहीं कि जो आपको परेशान करे। यस, ये क्वेश्चन देखिएगा, ये अपने आप में नए टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है तो देखते हैं। अमंग द फ्लोइंग द लिगैंड बेस्ट स्टेबलाइज लो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टंगस्टन। ये कह रहे हैं भाई हमारे पास टंगस्टन है और वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। बताइए कि इनमें से ऐसा कौन सा लिगेंड है जो इसको स्टेबलाइज करेगा, है ना। तो देखिए अगर यहाँ पे लो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ये होता है कि ये मोर इलेक्ट्रॉन रिच है ना, ऐसा बोल सकते हैं ना। अगर कहीं पे ऑक्सीडेशन स्टेट कम है मतलब वो मोर इलेक्ट्रॉन रिच है। अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है तो इसके साथ कोई आप ऐसा लिगेंड लगा दीजिए जो इससे इलेक्ट्रॉन ले सके। और यहाँ पे सबसे बढ़िया सबसे अच्छा पाई एक्सेप्टर लिगेंड कौन है ना, पाई एक्सेप्टर ही एक है इनमें, दैट इज सी। तो यहाँ पे अगर आप टंगस्टन के साथ कार्बोनिल लगा देंगे तो कार्बोनिल एक पाई एक्सेप्टर लिगेंड होता है जो कि टंगस्टन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिससे कि यहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़ेगी। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लगा सकते हैं सी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर लगा सकते हैं सी। ये देखिएगा भाई जैम 13 का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे एक CaO दिया हुआ है, एक VO दिया हुआ है और एक MnO। ये कह रहे हैं कि ऑक्टाहेड्रल है वो, ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन ऑफ द मेटल आयंस इन रॉक सोल्ट स्ट्रक्चर। तो बताइए कि लैटिस एंथैल्पी का ऑर्डर क्या होगा। स्टूडेंट्स जब आपको एप्लीकेशन ऑफ CFSC पढ़ाई जाती है तो वहां पे इसके बारे में जरूर एक्सप्लेनेशन दी जाती है कि ये देखिए भाई हमें ये पता होता है कि ये किस किस का, यहाँ पे आपकी होती है लैटिस एनर्जी और यहाँ पे आपके होते हैं नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे आप डी इलेक्ट्रॉन या एटॉमिक नंबर जो भी बोलना चाहे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का ग्राफ बनाया जाता है, यहाँ पे लाई करता है कैल्शियम। अब आप सभी को यह बात पता होनी चाहिए, जो लैटिस एनर्जी होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो जब भी आप एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज करता है। अगर साइज डिक्रीज करेगा तो लैटिस एनर्जी बढ़ेगी, ऐसा तो नजर आ भी रहा है। बट यहाँ पे क्या होगा देखिएगा, यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे D1 आया, D के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आया, कुछ न कुछ CFSC भी रिलीज होगी। तो जो ऑब्जर्व्ड लैटिस एनर्जी देखी गई ना, जो ऑब्जर्व्ड लैटिस एनर्जी देखी गई वो क्या थी, जो लैटिस एनर्जी एंड प्लस में CFSC ऐड हो रही थी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। इससे लैटिस एनर्जी जो ऑब्जर्व्ड थी उसकी वैल्यू ज्यादा आ रही थी और CFSC में इसका ज्यादा आने का रीजन है कि यहाँ पे CFSC ऐड हो रही थी। तो यहाँ पे जब आप D1 लोगे, उसके बाद D2 लोगे, यहाँ पे D3 लिया, ये D4 लिया, ये D5 लिया, ये D6 लिया, ये D7 लिया, ये D8 लिया, ये D9 लिया और यहाँ पे आपका आ जाएगा D10। तो ये कुछ ऐसा ग्राफ आता है, जब आप यहाँ पे देखते हैं तो ये कुछ ऐसा ग्राफ आपको देखने को मिलता है इनके केस में, ठीक है। यानी कि अगर आप लैटिस एनर्जी की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा किसकी होती है, हालांकि D8 वालों की होती है, क्योंकि यहाँ पे CFSC बहुत ज्यादा होती है। CFSC तो इक्वल, इन दोनों की इक्वल ही है, इसकी और इसकी CFSC इक्वल होगी, बट यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जाने से साइज छोटा होता है तो इसकी वैल्यू ज्यादा होती है। अब देखो यहाँ पे कैल्शियम तो मैंने कहा स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है, कैल्शियम तो स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है और ये होता है D5 का, D5 हाई स्पिन का केस, यानी कि यहाँ पे Mn हो गया, ये Mn। तो अगर आप ऑर्डर लिखना चाहते हैं तो VO की लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, उसके बाद MnO की होगी, उसके बाद CaO की होगी। तो ये आपका लैटिस एनर्जी का करेक्ट ऑर्डर आएगा, ये आपका लैटिस एनर्जी का करेक्ट ऑर्डर आएगा, ठीक है। होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप कहोगे जी इसमें भी CFSC ऐड नहीं हुई और इसकी भी CFSC 0 है, फिर MnO की लैटिस एनर्जी ज्यादा क्यों हुई? इसके पीछे रीजन है कि साइज देखो, ओवरऑल अगर आप ये स्ट्रेट लाइन भी देखोगे ना तो लेफ्ट टू राइट जाने से ये लैटिस एनर्जी बढ़ती है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दे सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप मुझसे पूछेंगे इसकी सबसे ज्यादा क्यों, क्योंकि ये D3 का केस है और यहाँ पे आपका CFSC ऐड हुई होगी, कुछ न कुछ CFSC रिलीज हुई होगी और वो आपका ऐड होके यहाँ पे, तो ये इसकी जो लैटिस एनर्जी वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो होप कि आपको करेक्ट ऑर्डर का आइडिया लग गया होगा कि क्या करेक्ट ऑर्डर आएगा। ये देखिए, इसको मैं कहूंगा गुड क्वेश्चन, है ना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। फ्यूचर में अगर कभी ये क्वेश्चन आ गया तो बहुत प्रॉब्लम करेगा आपको, ठीक है। ये कह रहा है कि मेरे पास एक ये कॉम्प्लेक्स है और एज्यूम कर लो कि ये पैरामैग्नेटिक है, ठीक है।
एज्यूम कर लो कि ये पैरामैग्नेटिक है। उसके बाद कह रहे हैं कि इसी का एनालोगस कॉम्प्लेक्स है, अगर आप वहां पे PD2 लेते हैं तो यहाँ पे जैसे निकल ले रखा ना, यहाँ पे PD2 ले लो बस, ये डायामैग्नेटिक है। अब कह रहे हैं भाई बताओ पॉसिबल ना, ड्रा ऑल पॉसिबल आइसोमर ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंसीडरिंग SCN नेगेटिव इज एन एम्बिडेंटेंट लिगेंड। मैं कहूंगा इसको काफी बढ़िया क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस चीज को नोट कीजिएगा। अगर आप यहाँ पे बात करते हैं किसकी, निकल +2, यहाँ पे क्या है, PPH3 के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं होता है, PPH3 के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं होता, SCN के ऊपर एक नेगेटिव है, तो ये निकल +2 है। अब अगर आपका निकल +2 है तो आपको पता होगा D8। अब D8 के केस में कोई हाई स्पिन लो स्पिन का कंसेप्ट तो लगता नहीं है ना, कोई हाई स्पिन लो स्पिन का कंसेप्ट नहीं लगता। 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, ये ऐसा कुछ रहा होगा। यानी कि जब अगर ये खुद ये कह रहे हैं कि ये पैरामैग्नेटिक है, अगर ये पैरामैग्नेटिक है तो इसके पीछे की कहानी क्या रही होगी, है ना, ये पेयरिंग नहीं होगी यहाँ पे, है ना। अगर ये पैरामैग्नेटिक है तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिखेंगे, अगर ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3, अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गई तो ये वाला कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपका टेट्राहेड्रल, ये वाला कॉम्प्लेक्स आपका क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। अब अगर ये टेट्राहेड्रल है तो पूछ लेगा बताओ कितने आइसोमर है, इसने बोला ना ऑल पॉसिबल आइसोमर बना के दिखाओ, तो बताइए कि इसके कितने आइसोमर पॉसिबल होंगे। तो स्टूडेंट देखिए, अगर ये टेट्राहेड्रल है तो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी बनेगी। ये निकल हो गया, यहाँ पे आप PPH3 लगा दीजिए, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे भी कोई इशू नहीं आ रहा, ठीक है। अब आपको पता है SCN इज योर एम्बिडेंटेंट लिगेंड, और मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया हुआ है, अगर कभी भी एम्बिडेंटेंट लिगेंड हो और आपसे पूछे कि नंबर ऑफ लिंकेज आइसोमर, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लिंकेज आइसोमर पॉसिबल होंगे टेट्राहेड्रल में, क्योंकि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रिकल शो नहीं करता है, तो वो होता है 1+ में एम्बिडेंटेंट लिगेंड, 1+ में एम्बिडेंटेंट लिगेंड। तो यहाँ पे 2 लगे हुए तो 3 पॉसिबिलिटी आएंगी, मैं तीनों बना के दिखा देता हूँ। एक बार आपने NCS लिया, एक बार आपने NCS लिया, एक पॉसिबिलिटी ये बना सकते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी में आप क्या बनाएंगे यहाँ पे, है ना, अब एक आप क्या ले लो, SCN ले लो, और एक NCS ले लो, ये भी एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। और एक में दोनों आप वो वाला फॉर्मेट ले ले, एक में दोनों आप यहाँ पे क्या फॉर्मेट ले सकते हैं, Ni, यहाँ पे PPH3 हो गया, यहाँ पे आप SCN ले सकते हैं, यहाँ पे भी SCN ले सकते हैं, ये तो 3 यहाँ पे पॉसिबिलिटी होंगी। अगर इस वाले कॉम्प्लेक्स की बात करोगे तो यहाँ पे 3 आइसोमर पॉसिबल है, और ये काफी इंपॉर्टेंट 3 आइसोमर। कल को ये न्यूमेरिकल में आ सकता है, NAT में आ सकता है, IIT जैम में ही या फिर गेट में, अच्छा क्वेश्चन है ये। अब ये कह रहे हैं जब PD+2 हो गया ना, ये डायामैग्नेटिक हो गया, PD+2 का मतलब डायामैग्नेटिक। अब आपको पता है जब भी 4D और 5D सीरीज की मेटल्स होती हैं उनको हम जनरली लो स्पिन लेके चलते हैं, पेयरिंग करवाते हैं धक्के से, तो ये डायामैग्नेटिक कब हुआ होगा, जब आपने पेयरिंग करवाई होगी। तो ये PD, यहाँ पे PPH3 का ट्वाइस, NCS का आपका क्या हो गया यहाँ पे 2। अब ये कह रहे हैं कि ये डायामैग्नेटिक है, ये डायामैग्नेटिक कब होगा, है तो ये भी D8। अब ये डायामैग्नेटिक कब हो सकता है, जब आपने उसकी पेयरिंग करवा दी होगी 2 इलेक्ट्रॉन की, और जब पेयरिंग हो गई यहाँ पे तो समझ लेना 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये डायामैग्नेटिक कब हो सकता है, जब आप इन दोनों की पेयरिंग करवा दें। इसको उठा के यहाँ रख दें, जैसे ही आप इसको उठा के यहाँ रखेंगे D ऑर्बिटल हो जाएगा एम्प्टी, एंड यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी DsP2। अगर ये DsP2 आ गई तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। अब स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो गई ना, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी पॉसिबल होंगे, एंड यहाँ पे आपका जो है लिंकेज आइसोमर भी पॉसिबल होंगे। तो जब आप इससे बना के देखेंगे, अगर मैं आपको यहाँ पे बना के बताऊं, पहले तो देखो यहाँ पे सिस, ये मैं सिर्फ ना ये बना रहा हूँ, NCS नेगेटिव, NCS नेगेटिव, एक ये बना सकते हैं सिस। दूसरा सिस कौन सा बना सकते हैं, NCS नेगेटिव, यहाँ पे SCN नेगेटिव, ये रहा एक पॉसिबिलिटी सिस की। और सिस की तीसरी पॉसिबिलिटी कौन सी होगी, SCN नेगेटिव, एंड यहाँ पे हो जाएगा SCN नेगेटिव। समझ पा रहे हैं, तो 3 सिस बनेंगे। इसी प्रकार आप 3 ट्रांस भी बना सकते हैं। ये NCS नेगेटिव लिया, इसके सामने लगा दीजिए NCS नेगेटिव को, ठीक है। उसके बाद जब आप देखेंगे PD, इसको अगर आपने NCS लिया है तो इसको आप SCN ले लो, अब है ना, ये ट्रांस बन गया। और इसके बाद एक और ट्रांस पॉसिबल होगा, दैट इज SCN एंड दैट इज SCN। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 6 आइसोमर पॉसिबल होंगे इस कॉम्प्लेक्स के, है ना। उसके कितने थे 3 और इसके कितने हैं 6।
अगर कल को क्वेश्चन आ गया तो ध्यान दे लेना, स्टूडेंट बोल देगा ये वाला कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है, ये वाला कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक है, बताइए टोटल नंबर ऑफ आइसोमर ऑफ दीज टू कंपाउंड्स। तो करेक्ट आंसर एनटी में आएगा 9। एंड मैं कहूंगा अच्छा क्वेश्चन वो हो जाएगा, आपको परेशान कर सकता है, इसलिए आप इस टाइप के क्वेश्चन की जरूर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें। मोहर सोल्ट में ये देखिए, ये बिल्कुल बेसिक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, बेसिक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड बाय कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ मोहर सोल्ट। भाई मोहर सोल्ट एक डबल सोल्ट होता है, इसका फॉर्मूला होता है FeSO4 एंड उसके बाद यहाँ पे क्या होता है आपका अमोनियम सल्फेट होता है, अमोनियम सल्फेट .6H2O। तो ये एक डबल सोल्ट होता है। जब आप इसको पानी में डालते हैं, डिसोसिएशन करते हैं, तो ये ब्रेक होगा 1 मोल Fe2 पॉजिटिव में, यहाँ पे 1 नजर आ रहा है, 1 सल्फेट यहां से निकलेगा, 1 सल्फेट यहां से निकलेगा, यानी कि 2 मोल आपको यहाँ पे मिलेंगे सल्फेट के। और अगर ये डबल सोल्ट है तो सारे के सारे आयंस यहाँ पे ब्रेक होंगे और 2 आपको यहाँ पे अमोनियम आयन नजर आ रहे हैं, 2 आपको अमोनियम आयन नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के अगर आप नंबर ऑफ आयंस की बात करेंगे दैट इज 5, दैट इज 5। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा। भाई ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया, मैं ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं बहुत बार करवा चुका हूं ऐसा क्वेश्चन। टेट्रा क्लोरो कॉम्प्लेक्स, जब हम बात करते हैं निकल +2 की, तो निकल +2 होता है D8, और अगर ये D8 है एंड वीक फील्ड लिगैंड लगा हुआ, क्लोरीन वीक फील्ड लिगैंड होता है, तो यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहे होंगे। अगर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहे होंगे तो ये पैरामैग्नेटिक रहा होगा। कैसा? पैरामैग्नेटिक। तो डाया होगा क्या? नहीं होगा। डाया होगा क्या? नहीं होगा। क्या पैरामैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक यस। जब पीडी की बात करते हैं तो पीडी के केस में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड हो जाते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होते हैं तो 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अभी जो आपको जो आइसोमर वाला क्वेश्चन करवाया था उसमें भी तो यही कहानी थी, अगर 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो ये वाला डायामैग्नेटिक हो जाएगा, है ना। और इसकी ऊपर वाले की बात करेंगे तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3, इसकी ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। नीचे वाले की बात करेंगे ये हो जाएगा आपका dsp2 एंड ये हो जाएगा स्केयर प्लेनर। क्या हो जाएगा आपका? स्केयर प्लेनर। होप कि आपको आराम से बिल्कुल कहानी समझ में आ गई होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से था। सो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? डी। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? डी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, ये क्वेश्चन भैया आपका पूछा जा चुका है, शायद जैम 21 में पूछा था, है ना, MSQ टाइप में। वहां पे एक वर्ड लिखा होता उससे रिलेट कर रहे, मैंने करवाया है पहले पार्ट में, आप जाके देख लीजिएगा। अ फिल्टर पेपर मोइस्ट विद द अमोनिकल सोडियम नाइट्रोफ्यूरासाइड सॉल्यूशन, है ना, टर्न्स वोयलेट हो गया ऑन द कॉन्टैक्ट विद अ ड्रॉप ऑफ अल्कलाइन। वहां पे उन्होंने ऐसा लिखा था, जो जैम का क्वेश्चन था 21 का MSQ, वहां पे लिखा था क्या सोडियम नाइट्रोफ्यूरासाइड का यूज किया जाता है सल्फाइड आयन को डिटेक्ट करने के लिए? तो मैंने वहां पे बताया था यस, बिल्कुल किया जाता है। जब सोडियम नाइट्रोफ्यूरासाइड होता क्या भाई, तो यहाँ पे होती है Fe, है ना, यहाँ पे होता है 5 CN होते हैं, और यहाँ पे NO होता है, और यहाँ पे Na2 होता है। ये वाला कॉम्प्लेक्स होता है सोडियम नाइट्रोफ्यूरासाइड। तो अगर आप यहाँ पे बात करेंगे, जब आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं S2 नेगेटिव के साथ, है ना, सल्फाइड के लिए ये टेस्ट होता है, तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बनता है दैट इज Fe, ऐसा कैसा रहेगा, CN भी ऐसा कैसा रहेगा, CN5, और यहाँ पे ये जो ऐसा ही है इसके साथ जाके यहाँ पे बना लेता है NOS बना लेता है। अगर NOS आएगा, देखिए यहाँ पे इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +2, दैट इज +2, तो यहाँ पे भी +2 ही रहेगी। तो +2 रहने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ पे -4, ये आएगा भाई यहाँ पे, है ना। इसका जो यहाँ पे आएगा इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। सो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज डी। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, होप कि आपको कहानी समझ में आ गई होगी। ऊपर वाले तो पॉसिबल ही नहीं है, इन दोनों में से आप रिलेट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, जैम 12 का ये कह रहे हैं कि इस कॉम्प्लेक्स के लिए स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट है इतनी, और इस कॉम्प्लेक्स के लिए स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट है इतनी, तो बताओ ऐसा क्यों हो गया? तो सिंपल सा कहानी है जी, सिंपल सी कहानी है। ये Fe मेटल है, 3D सीरीज की मेटल है। ये Ru मेटल है, आपका 4D सीरीज की मेटल है। 4D सीरीज के केस में सारे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं इस कॉम्प्लेक्स की, ध्यान से देखिएगा, Fe हो गया एंड ऑक्सोलेटो को OX लिख देता हूं, OX का 3। अब इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर अगर यहाँ 3 पॉजिटिव है तो यहाँ 3 नेगेटिव रहा होगा। इसका मीनिंग क्या हो गया? Fe +3।
अगर Fe+3 होता है तो वो D5 होता है। अब मैंने आपको क्या बताया, ऑक्सीजन डोनर वीक फील्ड लिगैंड होते हैं, तो ये D5 हाई स्पिन रहा होगा। अगर ये D5 हाई स्पिन रहा होगा तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 रहे होंगे। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 रहे होंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट कितनी आ गई होगी यहाँ पे, 5.91। समझ गए मेरी बात को? वहीं पे जब आपका मेटल Ru आ गई, यहाँ पे OX हो गया, ये 3 हो गया, इसके ऊपर 3 नेगेटिव हो गया, तो अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये Ru+3 हो गया। अब मैंने आपको बताया कि ये भाई जो भी आपका 4D और 5D सीरीज की मेटल है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड हो जाते हैं उनके केस में, तो ये लो स्पिन हो जाएगा। अगर ये लो स्पिन हो जाएगा तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5, आपको सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगी 1.73, है ना। तो इसके लिए जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी इसके लिए वो आएगी आपका T2Z3 एंड EZ2। इसके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी दैट इज T2Z5 एंड EZ0। होप कि यहाँ से ये क्वेश्चन बिल्कुल आराम से आपको क्लियर हो जाना चाहिए, इसमें कुछ इतना ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन जैम 12 का ही है। शो द लेवल ऑफ स्प्लिटिंग डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड, ठीक है। कैलकुलेट CFSE, हाई स्पिन D6 के लिए निकाल के दिखाओ, लो स्पिन D6 के लिए निकाल के दिखाओ। इतने आसान क्वेश्चन पूछता था, लेकिन कुछ क्वेश्चन अच्छे भी पूछे जाते थे, है ना। तो D6 हाई स्पिन की बात करोगे, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ नीचे मल्टीप्लाई कर दो, किसके साथ, नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए किसके साथ, -0.4 डेल्टा O की मल्टीप्लाई कर दो 4 से, प्लस में 0.6 की मल्टीप्लाई डेल्टा O की मल्टीप्लाई कर दो 2 से, और यहाँ से आप देखेंगे कि -0.4 डेल्टा O इज द करेक्ट आंसर। ये किसके लिए निकाली है मैंने, D6 हाई स्पिन के लिए, D6 हाई स्पिन के लिए। अगर आपको निकालनी होती है D6 लो स्पिन के लिए तो सभी को पता होता है कि CFSE की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपका काफी ज्यादा हाई होती है, दैट इज यहाँ पे 3 है, ये वाला हो गया जी लो स्पिन, तो ये आ गई -2.4 डेल्टा O, -2.4 डेल्टा O, ठीक है। उसके बाद नीचे वाला क्वेश्चन वैसे ऑर्गेनोमेटालिक में एक्सप्लेन किया जाता है। सिस्टमेटिकल ऑर्बिटल, ये आप देख लेना भाई, मेटल कार्बोनिल में ऐसे करके दिखाया जाता है कि ये बेसिकली आपका यहाँ पे मेटल हो गई, मेटल का ये डी ऑर्बिटल हो गया यहाँ पे ना, ये मेटल का डी ऑर्बिटल हो गया, और ये आपका लिगेंड, लिगेंड के पास एक क्या होता है, सबसे पहले वो क्या करता है, सिग्मा डोनेशन के थ्रू, सबसे पहले वो क्या करता है, सिग्मा डोनेशन के थ्रू क्या करता है आपका ना, लोन पेयर को क्या कर देता है वो, सिग्मा के थ्रू लोन पेयर को डोनेट कर देता है। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, कार्बन CO का पाई एक्सेप्टर वैकेंट होता है, और इस पाई एक्सेप्टर में वो क्या करता है, इस मेटल के डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, और यहाँ पे आपको सिनर्जिक बॉन्डिंग देखने को मिलती है। तो इसमें कुछ ज्यादा यहाँ पे बताने का है नहीं, थ्योरेटिकली कहानी है, तो वो बना के दिखा देना था, लोब्स के साइन वगैरह, तो ये आपका मतलब देख लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा फर्स्ट, एक कह रहे हैं कि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, वहां पे एक कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। कह रहे हैं एक क्लोरीन है, ठीक है, एक कोबाल्ट है, एक क्लोरीन है प्लस, एक कह रहे हैं सल्फेट है, SO4 2 नेगेटिव है। उसके बाद कह रहे हैं कि 4 मोल अमोनिया के हैं, अच्छा जी बहुत अच्छी बात है। अब कह रहे हैं कि इनसे ना कोई एक कॉम्प्लेक्स बनाओ, इन सभी से मिलके कोई कॉम्प्लेक्स बना होगा, और जब आपने उस कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन करवाई किसके साथ, BaCl2 के साथ, तो कोई पीपीटी नहीं मिला, क्या नहीं हुआ, नो पीपीटी, कोई प्रेसिपिटेट देखने को नहीं मिला। लेकिन जब आपने इसी कॉम्प्लेक्स की यहां से अगर आपने रिएक्शन करवाई AgNO3 के साथ, तो वहां पे आपको व्हाइट कलर के पीपीटी मिले। देखिए यहां से इस बात, ये यहां से ये क्या क्या चीजें वेरीफाई हो रही है वो समझिएगा। पहली चीज तो यहां से ये वेरीफाई हो गई, अगर BaCl2 के साथ रिएक्शन करवाने पे कोई पीपीटी नहीं मिला तो सल्फेट कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर रहा होगा। सल्फेट का टेस्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये कहां रहा होगा, सल्फेट आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर रहा होगा। ये एज अ लिगेंड के तौर पे काम कर रहा है सल्फेट यहाँ पे, ठीक है। आ गई बात समझ में। अगर हमें व्हाइट कलर के पीपीटी मिल गए हैं और यहाँ पे बोला है विद एक्वस सॉल्यूशन, ये नहीं बोला कितने मिले लेकिन मिला है, तो इसका मतलब ये वेरीफाई है कि यहाँ पे AgCl बना होगा, और अगर AgCl बना होगा तो क्लोरीन यहाँ पे एज अ अनायन के तौर पे काम कर रहा है, मतलब वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर है। ओके जी बहुत अच्छी बात हो गई, ठीक है। अब ये कह रहा है कि स्ट्रक्चर बना के दिखाओ एंड ऑब्जर्वेशन बताओ इसकी कॉम्प्लेक्स क्या रहा होगा। तो देखिए ये रहा जी मेरा कोबाल्ट, ठीक है,
4 अमोनिया लगा देता हूं मैं कहीं पे भी, ये रहे जी 4 अमोनिया, ठीक है, ये रहे 4 अमोनिया, NH3 हो गया यहाँ पे, ये भी NH3 हो गया, ये भी NH3 हो गया, ये भी NH3 हो गया। अब सल्फेट मैंने आपको बताया कि सल्फेट आपका यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर रहा होगा, है ना, सल्फेट आपका यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर रहा होगा, बिल्कुल सही बात है। एंड क्लोरीन आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर रहा होगा, तभी तो वो पॉजिटिव टेस्ट शो कर रहा है, तो Cl नेगेटिव ये रहा। अब यहाँ पे जो सल्फर होता है ना, वो एज अ बाइडेंटेंट लिगेंड के तौर पे काम करता है ना, तो ये यहाँ से इसको डोनेट करेगा एंड यहाँ से ये इसको डोनेट करेगा। सल्फर मोनोडेंटेंट के तौर पे भी काम कर सकता है, बाइडेंटेंट के तौर पे भी काम कर सकता है, इसलिए जो ये सल्फेट नजर आ रहा है इसी को हम फ्लोक्सोनियल लिगेंड भी बोलते हैं, है ना, जो अपनी डेंटिसिटी को चेंज कर सके उनको फ्लोक्सोनियल लिगेंड भी बोला जाता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दी है। एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन विद द केमिकल इक्वेशन, तो केमिकल इक्वेशन कुछ नहीं है, ये सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया, सब कुछ रहा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर CSR नेट में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसके ऊपर CSR नेट में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। डाई मिथाइल ग्लाइकोजाइम ये वाला होता है भाई, जब आप इसकी रिएक्शन निकल के साथ करवाते हैं तो बताइए कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनता है, उसकी स्ट्रक्चर बना के दिखाइए। नेट वालों ने इसको पता कैसे पूछा था, बताओ कितने निकल और ऑक्सीजन के बॉन्ड होंगे और कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। तो ये देखिए, ये जो DMG है ना, डाई मिथाइल ग्लाइक्सिमेटो, है ना, ये एज अ लिगेंड के तौर पे कैसे काम करता है। डाई मिथाइल ग्लाइक्सिमेटो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे डाई मिथाइल, तो ये कुछ इस टाइप का कॉम्प्लेक्स रहा होता है भाई, ये आपका कुछ डाई मिथाइल ग्लाइक्सिमेटो ये रहा। इसके ऊपर क्या होता है, अब यहाँ पे देखेंगे तो एक यहाँ पे OH अवेलेबल होता है भाई, सेम यहाँ पे भी आपका OH अवेलेबल होता है, और यहाँ से ये क्या करता है, निकल +2 जो है आपका, ये राजी निकल +2, ये यहाँ से इसको डोनेट कर देता है, ये यहाँ से डोनेट कर देता है। ये तो एक ही हुआ है, ऐसा ही आपका दूसरा मोल भी रहा होगा यहाँ पे, ऐसा ही आपका दूसरा मोल भी होता है इसका ना, 2 मोल रिएक्ट करते हैं और रेड कलर का ये कंपाउंड बनाते हैं। और ये काफी बार पूछा भी जा चुका है कि निकल +2 किसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो यहाँ पे आप दिखाएंगे ये वाला OH हो गया, इसी प्रकार आप यहाँ पे दिखाएंगे ये वाला OH हो गया। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछता है ना, यहाँ पे अगर आपसे पूछता, सॉरी उन्होंने पूछा था नेट में, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा था, निकल और नाइट्रोजन के बॉन्ड बताओ, तो वो 4 हो गए, DMG बाइडेंटेंट लिगेंड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड भी देखने को मिलता है, देखिए ये डेल पॉजिटिव है, ये डेल नेगेटिव है, तो इनके बीच में ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ होता है, ये आपका डेल पॉजिटिव है, ये डेल नेगेटिव है, इनके बीच में आपका एक हाइड्रोजन बॉन्ड ये होता है। तो ये वाला पूरा स्ट्रक्चर होती है इस कॉम्प्लेक्स की। यहाँ पे आपको 4 तो क्या नजर आ रहे हैं, नाइट्रोजन और निकल के बॉन्ड नजर आ रहे हैं, एंड आपको 2 यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड नजर आ रहे हैं। होप कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो ये कॉम्प्लेक्स बनता है जी, रेड कलर का कंपाउंड बनता है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, नेट में भी पूछा जा चुका है, CUET में भी एक बार पूछा था। देखिए इस कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, जैम 2011 पे पहुंच गए हैं। द ऑक्साइड दैट हैज इनवर्स स्पाइनल, इनमें से कौन सा इनवर्स स्पाइनल शो करेगा, ठीक है, देखते हैं, समझते हैं। देखिए क्रोमियम +3 जहां पे भी दिख जाए, क्रोमियम +3 दिख रहा है आपका, यहाँ पे भी ये क्रोमियम +3 दिख रहा है, तो क्रोमियम +3 की अच्छी खासी क्या होती है, CFSC की वैल्यू होती है। क्रोमियम +3 की जो CFSC की वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है, क्योंकि ये D3 है, और D3 है, अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करते हैं ऑक्टा डेल्टा, किसकी बात करें, ऑक्टाहेड्रल के लिए CFSC निकालेंगे तो वो आएगी आपका -1.2 डेल्टा हो। यहाँ पे देखिए ये क्या दिया हुआ है, Fe2 पॉजिटिव, यानी कि D6 दिया हुआ है। D6 की अगर आप CFSC की वैल्यू निकालेंगे, आप निकाल के देख लीजिए, हाई स्पीड मान के 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई करी होगी 4 की, इससे माइनस ये आ गया, और यहाँ पे जब आपने देखा होगा 1.2 डेल्टा हो। तो कहने का मतलब है क्रोमियम +3 की CFSC की वैल्यू ऑक्टाहेड्रल के केस में ज्यादा होती है ना, ऑक्टाहेड्रल के केस में ज्यादा होती है इन दोनों में। तो अगर यहाँ पे ज्यादा है, ये कहाँ जाना पसंद करेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, ये भी कहाँ जाना पसंद करेगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। अगर ये दोनों ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाना पसंद करेंगे तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कहाँ पे जा रहा है, ऑक्टा में, तो इसका मतलब ये नॉर्मल स्पाइनल है। तो क्रोमियम +3 की पॉसिबिलिटी ज्यादातर आपको ये दिखेगी, नॉर्मल स्पाइनल मिलेगा। ये इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिएगा कोबाल्ट +2 है, बट यहाँ पे एल्यूमिनियम है, ठीक है। अब यहाँ पे आप शायद इसको इतने अच्छे से देख ना पाए कि इसके पीछे की क्या कहानी है, इन दोनों में से आप कंपेयर करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे देखिएगा एक आ रहा है आपका Fe+2
और एक आ रहा है आपका कोबाल्ट +3। Fe+2 का मतलब भी D6 होता है, कोबाल्ट +3 का भी मतलब D6 होता है। और जब आप यहाँ पे इनका कंपैरिजन करते हैं, देखते हैं यहाँ पे ना, ये तो हमने ऑक्टा की निकाली है, आप टेट्राहेड्रल की निकाल के देख लीजिएगा, इनकी CFSE टेट्राहेड्रल के केस में निकाल के देख लीजिएगा, थोड़ा सा इसमें रिलेशन बना के देखेंगे तो ये कोबाल्ट +3 जो होता है ये जाता है टेट्राहेड्रल वॉइड में, है ना। और यहाँ पे एक Fe2 पॉजिटिव जाता है, मतलब यहाँ से Fe2 पॉजिटिव जाता है ऑक्टा में। तो यहाँ पे इनवर्स स्पाइनल का केस है डी वाला ऑप्शन। यहाँ पे इनवर्स स्पाइनल का केस है डी वाला ऑप्शन। यहाँ पे भले ही आपको एल्यूमिनियम दिख रहा, आप सोच सकते हैं CFSE इसकी 0 होगी, बट नहीं, दिस इज द केस ऑफ नॉर्मल स्पाइनल। ये आपका नॉर्मल स्पाइनल का केस होता है, इनवर्स स्पाइनल का केस है आपका ये वाला कॉम्प्लेक्स। सो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी काफी बढ़िया क्वेश्चन है आपका। एन एडिशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ Fe2 पॉजिटिव, ना आपने क्या किया भाई, आपने Fe2 पॉजिटिव का कोई सॉल्यूशन है, उसका एडिशन आपने करवाया है, दैट इज पोटासियम है यहाँ पे, एंड पोटासियम हो गया, उसके बाद हेक्सासाइनोक्रोमेट है ना, ये आपका क्रोमेट हो गया, यहाँ पे CN6 हो गया, हेक्सासाइनोक्रोमेट है, एंड यहाँ पे कितने पोटासियम रहे होंगे भाई, अगर आपको 3 चाहिए तो 3 पोटासियम रहे होंगे। तो ये कह रहा है भाई आपने इनकी रिएक्शन करवाई तो आपको मिला एक यहाँ पे ब्रिक रेड कलर का कंपाउंड मिला। क्या मिला आपको, यहाँ पे एक ब्रिक रेड कलर का कंपाउंड मिला। तो वो ब्रिक रेड कलर का कंपाउंड क्या होगा, यहाँ पे एक पोटासियम रह जाएगा एंड आपका एक Fe आ जाएगा, है ना, एक पोटासियम एक Fe आ जाएगा, और ये आपका CrCN6, ये जो कॉम्प्लेक्स होता है इसी का कलर होता है आपका ब्रिक रेड, इसी का जो कलर होता है दैट इज ब्रिक रेड कलर होता है। अब ये कहा कि इस कॉम्प्लेक्स को हीट करो आप 100 डिग्री सेल्सियस पे, इस कॉम्प्लेक्स को हीट करो 100 डिग्री सेल्सियस पे, आप देखेंगे कि उसका कलर चेंज हो गया, तो टर्न्स ग्रीन, ग्रीन कलर का हो गया। तो बताओ वो ग्रीन कॉम्प्लेक्स क्या रहा होगा। तो यहाँ पे हमें मेटल का ट्रांसफर, मेटल चेंज हो जाती है, यहां से ये वाली मेटल यहां आ जाएगी और यहां से ये वाली मेटल अंदर, तो यहाँ पे मेटल आपस में चेंज हो जाते हैं। अगर मेटल चेंज होंगे तो ये आपका K ऐसा कैसा बाहर आ जाएगा, क्रोमियम अंदर चला जाएगा Fe, यहाँ पे हो जाएगा Cn का 6, Cn का 6, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स बना है इसी का कलर होता है ग्रीन। सो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन ऐसा नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर C ऐसा नजर आ रहा है, C इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा C। अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यस, ये कभी MCQ बना के देगा तो जबरदस्त क्वेश्चन बना के देगा, मैं बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। ये कह रहे हैं कि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ना, ये वेरी, इसकी जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो टेम्परेचर के साथ वेरी करते हैं, वैसे नेट में पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब ये कह रहा है जब आपका 200 केल्विन का टेम्परेचर है तब तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट इतनी है, लेकिन जब टेम्परेचर कम कर दिया तो मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो गई। ठीक है, तो बताओ डी की क्या कहानी है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, हम नेट में, नेट के वाले बच्चों को पढ़ाया भी जाता है, जब भी टेम्परेचर हाई होता है ऐसे कॉम्प्लेक्स जहां पे एक से डिफरेंट मतलब 2 टाइप के लिगेंड हो या 2 से ज्यादा टाइप के वहां पे डिफरेंट लिगेंड लगे हों, और वहां पे देखते हैं टेम्परेचर, अगर आपका टेम्परेचर हाई है तो वो जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं। अगर आपका टेम्परेचर हाई है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं, अगर आपका टेम्परेचर लो है, अगर आपका टेम्परेचर लो है तो वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं। क्या, कैसे होते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये बात यहां से वेरीफाई हो रही है इस डाटा से। जब टेम्परेचर 200 केल्विन था तो आप क्या देखो, अब ये क्या है बेसिकली PHEN, इसके ऊपर तो कोई चार्ज नहीं होता, बट NCS के ऊपर एक नेगेटिव होता है। बेसिकली ये है क्या, यहाँ पे Fe+2 है, ये क्या है आपका Fe+2, तो Fe+2 का मतलब D6। तो पहला जो केस है जब टेम्परेचर हाई है तो ये होगा D6 हाई स्पिन। क्या होगा ये, D6 हाई स्पिन। अगर ये D6 हाई स्पिन होगा तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अगर ये D6 हाई स्पिन होगा तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए। अगर ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, देखो टेम्परेचर कम है तो ये लो स्पिन होगा, अगर लो स्पिन होगा तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, इसीलिए इसकी मैग्नेटिक मोमेंट 0 आई है, और इसीलिए इसकी मैग्नेटिक मोमेंट आपका 4.9 आई है। तो ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना, यहाँ पे इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। जैम 2010 का क्वेश्चन है,
ये कह रहा है कि पोटासियम डाइक्रोमेट में कलर क्यों आता है, तो जस्ट अभी मैंने बताया लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से आया है। आज की क्लास का पहला ही क्वेश्चन ये था। उसके बाद ये क्वेश्चन देखिएगा, विच वन ऑफ द फ्लोइंग कॉन्फ़िगरेशन सो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। D5 तो D8 में हाई स्पिन लो स्पिन की बात करते नहीं है, हालांकि D8 कभी भी जेटीडी शो नहीं करता है। D4 हाई स्पिन पक्का जेटीडी शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे इजी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इजी अनसिमेट्रिकल हो गया। D5 हाई स्पिन में दोनों सिमेट्रिकल होते हैं। D6 लो स्पिन में, D6 लो स्पिन भी आपका जेटीडी शो नहीं करता है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट, जैम 2009 का है, इसका IUPAC नेम लिखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे लिगैंड का नाम। तो एक क्लोरीन आ रहा है और एक आपका अमाइन, तो यहाँ पे लिखा जाएगा पेंटा अमाइन, है ना। और यहाँ पे AMM होता है, ये ध्यान रखिएगा, पेंटा अमाइन, ये पेंटामाइन। इसके लिए आप क्लोरो यूज कर सकते हैं, क्लोरो, है ना। एंड फिर यहाँ पे लिखोगे कोबाल्ट, इंग्लिश नेम ही लिखना है यहाँ पे, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ऑक्सीडेशन नंबर जब निकालेंगे तो आएगा 3, और यहाँ पे 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, तो इसका नाम आ जाएगा क्लोराइड, सिर्फ क्लोराइड, ठीक है। तो ये आपका IUPAC नेम आ गया पहले वाले कॉम्प्लेक्स का। दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स की बात करोगे तो यहाँ पे 4 क्लोरीन लगे हुए हैं, तो टेट्रा क्लोरो या क्लोराइडो जो भी बोलो, ठीक है, टेट्रा क्लोरो। अब यहाँ पे प्लेडिनेट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा आपका, प्लाडिनेट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो मेटल का इंग्लिश नेम लिखते हैं। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज हो ना, तो वहां पे क्या लिखा जाता है आपका लैटिन नेम +8 लगा के। और इसके सबसे पहले क्या आएगा, पोटासियम। क्या आएगा सबसे पहले, पोटासियम कटायन का नेम पहले लिखते हैं। सो ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन में इसको कहूंगा। अब आ जाइए जी बी ऑप्शन पे। तो ये तो हमारा A था, बी पे इस कॉम्प्लेक्स की मैग्नेटिक मूवमेंट आ रही है 6 मैग्नेटिक मूवमेंट। अब कह रहा फाइंड द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बताओ, CFS से निकालो। तो देखिएगा यहाँ पे ये है बेसिकली Mn+2। क्या है ये आपका Mn+2 है, ओके जी, Mn+2 है। Mn+2 का मतलब D5, और वाटर लिगेंड तो ये हाई स्पिन रहा होगा, वाटर लिगेंड तो हाई स्पिन रहा होगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे यहाँ पे, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट कितनी आएगी आपका, ये थोड़ी सी अप्रोक्सीमेटली 6 बता रहे हैं, क्योंकि इसका √35 आता है, √35 ये रहा। तो आपकी स्प्लिटिंग दिखा दी मैंने, ये रही जी स्प्लिटिंग। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। CFS से निकालोगे कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी CFS से। D5 हाई स्पिन की CFS कितनी होती है, 0। सिंपल क्वेश्चन आप कर लेंगे इसको। यस, ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, है ना। फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स विच ऑलवेज हाई स्पिन स्टेट, भाई हमें पता कि टेट्राहेड्रल में हाई स्पिन ही होती है, लो स्पिन का केस होता नहीं है यहाँ पे, है ना। अब ये कह रहे हैं CFS बताओ मैक्सिमम क्या हो सकती है। देखो 1 2, अगर आप ऐसा कर देते हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रख देते हैं, तो ये वाली वैल्यू कितनी होती है आपका, -0.6 डेल्टा T होती है। तो CFS से जब आप निकालेंगे आप यहाँ पे, तो वो कितनी आ जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई करो, दैट इज -1.2 डेल्टा O। या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 12 DQ भी लिख सकते हैं, -12 DQ भी लिख सकते हैं, अगर आप DQ की फॉर्म में लिखना चाहते हैं। इसके अलावा देखो, अगर आप सोच रहे हैं D3, ये बना देते हैं जी, यहाँ पे जब लेके गए तो ये आएगा 4 DQ, तो कम हो गई, 5 फिर और कम हो गई, फिर और कम हो गई। तो इस प्रकार से जब देखेंगे तो जो मैक्सिमम CFS आ सकती है वो आपका यही आ सकती है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा बी। बाकी आप खुद ट्राई करके देख लेना, बाकी केसेस बना के देख लेना, आपको यहाँ से ज्यादा देखने को नहीं मिलने वाली है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भाई ये F ये वाला कॉम्प्लेक्स है, ये वाला कॉम्प्लेक्स है, इनके हाइब्रिडाइजेशन बताओ VBT से, और CFS से निकालो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी से। अगर हम बात करें, ये Fe+3 आ गया। अगर ये Fe+3 है तो यहाँ पे D5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब फ्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड होता है, तो यहाँ पे पेयरिंग तो होने वाली है नहीं। फ्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड होता है तो यहाँ पे पेयरिंग तो होने वाली है नहीं पहले वाले केस में, तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक ये वाला, ये 2 P वाले, और ये आपका 2 ये D वाले। तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी पहले केस में, दैट इज sp3d2,
और इसको बोलेंगे आउटर ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे? आउटर ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। वहीं पे आप इसकी CFSC की वैल्यू निकालेंगे तो ये केस बनेगा D5 हाई स्पिन का, तो इसकी जो CFSC आ जाएगी दैट इज 0 CFSC आएगी। वहीं पे अगर आप सेकंड वाले कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, यहाँ पे अब आपको पेयरिंग करवानी पड़ेगी क्योंकि CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। 1 2 3 4 5, एक उठा के यहाँ पे रख दो, एक उठा के यहाँ पे, तो अब ये बनेगा DsP2 D2sp3। क्या बनेगा? D2sp3 इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। उसके बाद इसके जब आप CFS से निकालेंगे, यानी कि ये आपका D5 लो स्पिन 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर देना तो -2 डेल्टा ओ इज द वैल्यू। ठीक है, निकाल लेंगे, सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ये ए पार्ट बड़ा इजी था, बट बी पार्ट इज इंपॉर्टेंट। Identify the dark blue complex when this complex is treated with FeSO4 and बताओ कि इसका account for the origin of its color। ऐसा क्या हो गया जी इसमें? भाई इसका जो कलर भी आया है और ये किसकी वजह से होता है, क्या कॉम्प्लेक्स बनता है? तो यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट, आपने अगर रिएक्शन करवाई है FeCN6 एंड यहाँ पे किसके साथ? 4 नेगेटिव के साथ, है ना। ये 4 नेगेटिव दिया हुआ है यहाँ पे, सॉरी 3 नेगेटिव दिया हुआ भाई। ये कितना दिया हुआ आपका? 3 नेगेटिव दिया हुआ है। तो अब ये कह रहे हैं भाई इसकी रिएक्शन आपने करवा दी किसके साथ? FeSO4 के साथ। तो यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स बना होगा, तो वो कॉम्प्लेक्स क्या बनता है आपका? Fe3 हो जाता है। एंड इसको कैसे लिखा जाता है? इसको लिखा जाता है ऐसे करके, है ना, इसको लिखा जाता है ऐसे करके। अब ये आपसे कह रहे हैं यहाँ पे आएगा 2 शायद, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, अब एग्जैक्ट मुझे आइडिया नहीं है कि क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स ऐसा ही कुछ बनता है। अब ये कह रहे हैं भाई बताओ यहाँ पे बताइए कि इसका जो ये डार्क ब्लू कलर आया है किसकी वजह से? देखिए यहाँ पे एक ये वेल रेडॉक्स पेयर आ गया। यहाँ पे इसके ऊपर आप देख पा रहे हैं कि +2 का चार्ज है, इसके ऊपर +3 का चार्ज है, तो ये एक वेल रेडॉक्स पेयर है। और इस टाइप के जो चार्ज आते हैं दैट इज इंटर वैलेंस चार्ज ट्रांसफर की कैटेगरी में रखते हैं। इनको हम किस में रखते हैं? इंटर वैलेंस चार्ज ट्रांसफर की कैटेगरी में रखते हैं। जब भी एक वेल रेडॉक्स पेयर आ जाए जो आपस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सके, तो इनको बोला जाता है आपका इंटर वैलेंस चार्ज ट्रांसफर। तो यहाँ पे जो कलर आया है वो आता है इंटर वैलेंस चार्ज ट्रांसफर की वजह से। ठीक है, देख लीजिएगा इसको, एग्जैक्ट फार्मूले का आइडिया नहीं है लेकिन ऐसा ही कुछ बनेगा। और यहाँ पे इंटर वैलेंस चार्ज ट्रांसफर हमें देखने को मिलता है। Fe से आपको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा Fe3 पॉजिटिव में, या जो भी है वो आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा कि क्या कॉम्प्लेक्स इसका बनता है, आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, तो ये था जैम 2008 का क्वेश्चन। यस, 7 में कोई खास क्वेश्चन आए नहीं थे, 1-2 क्वेश्चन आया था तो वो ऑलरेडी मैं आपको रिपीट कर चुका हूँ, बता चुका हूँ, तो उसको मैं जानबूझ के नहीं बता रहा हूँ। अब ये कह रहे हैं कि डेल्टा ओ की वैल्यू बताइए अगर ये रही हो। तो पहली बात तो ये है, अगर सेम मेटल है तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा उसकी डेल्टा ओ की वैल्यू ज्यादा। तो कोबाल्ट +2 और कोबाल्ट +3 में किसकी ज्यादा होती है? कोबाल्ट +3 की डेल्टा ओ की वैल्यू ज्यादा होती है। इसीलिए मैंने आपको बताया भी था कि कोबाल्ट +3 के केस में ऑक्सीजन डोनर स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं, बट कोबाल्ट +2 के केस में ऑक्सीजन डोनर वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, बताया हुआ है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता, इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये ऑप्शन हो नहीं सकता, इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब अगर भाई आपके पास चार्ज सेम है, फिर हम देखते हैं कि मेटल कहाँ की है, तो ये 3D सीरीज की मेटल है और ये आपका 4D सीरीज की मेटल है। अगर 4D सीरीज की मेटल तो उसकी वैल्यू ज्यादा रही होगी डेल्टा ओ की। सो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा बी, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यस, ऐसा न्यूमेरिकल मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। द ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ दिस, है ना, मैक्सिमम आ रहा है यहाँ पे इतने सेंटीमीटर इनवर्स पे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी सेंटीमीटर इनवर्स में ही बता दीजिए, सेंटीमीटर इनवर्स में ही बता दीजिए। ठीक है, तो भाई यहाँ पे आपको सीधा सीधा डेल्टा ओ की वैल्यू दे रखी है 20,300। अगर आप इसको देखेंगे तो ये होता है D1 का केस, किसका? D1 का। तो डेल्टा ओ कितनी आ जाएगी? दैट इज 0.4 डेल्टा ओ, माइनस में आती है। अगर आप CFS से निकालना चाहते हैं तो सिंपली आप क्या कीजिए, 0.4 इसकी मल्टीप्लाई, साइन कोई दिक्कत नहीं है, सारे पॉजिटिव में दे रखे तो पॉजिटिव में लगा देंगे, 20,300। इसको आप नीचे लेके आओ, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, 0 12 एंड आपका 8,
ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। सेंटीमीटर इनवर्स में ही आंसर पूछा था तो बड़ा सिंपल हो गया। अगर आपसे आंसर किलो जूल पर मोल में पूछते तो 83.6 से आप इसको डिवाइड कर देते तो करेक्ट आंसर आ जाता। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यस, ये क्वेश्चन देखिएगा भाई, बड़ी सी स्टेटमेंट दे दी है कंफ्यूज करने के लिए, हालांकि है कुछ भी नहीं। एडिशन ऑफ पोटासियम ऑक्सोलेट सॉल्यूशन टू द हॉट सॉल्यूशन ऑफ पोटासियम डाइक्रोमेट कंटेनिंग डाइसल्फ्यूरिक एसिड लीड्स टू कुछ नहीं। ये देखो बस, आप इसको देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ, पोटासियम, इससे फॉर्मूला बनाओ, देखो इससे फॉर्मूला बनाओ। यहाँ पे दिया हुआ ट्राइस ऑक्सोलेटोक्रोमेट, तो क्रोमियम मेटल रही होगी, OX रहा होगा, ट्राइस यूज किया है तो, एंड इसके बाहर 3 यहाँ पे आपका क्या रहा होगा, ये वाला कॉम्प्लेक्स है ना। क्या किससे किसकी रिएक्शन करवाई, कोई लेना देना नहीं, छोड़ो सब। अब ये कह रहे हैं कि राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, मैंने लिख दिया। IUPAC नेम दिया हुआ था, फॉर्मूला लिखना बड़ा आसान था। उसके बाद कह रहा है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे क्या था, पोटासियम ऑक्सोलेट था, तो इस पोटासियम के ऊपर होता है K, ये वाला चार्ज, और तो पोटासियम ऑक्सोलेट को कैसे दिखाएंगे, इसको दिखाओ आप K2 एंड C2O4, ये ऐसे दिखाओगे, ये पोटासियम ऑक्सोलेट है। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी थी, H2SO4 के साथ, है ना। पोटासियम ऑक्सोलेट सॉल्यूशन टू दी पोटासियम डाइक्रोमेट, पहले आप इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाओ, K2Cr2 पोटासियम डाइक्रोमेट, यही होता है ना पोटासियम डाइक्रोमेट, यस। और साथ में कौन रखो यहाँ पे, H2SO4। तो इससे देख लेना यार, बैलेंसिंग तो आप देख लेना, कोई है ना, आप देख लेना बैलेंसिंग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कह रहे हैं कि इसकी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट बताओ कितनी होगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यह आ गया क्रोमियम +3। अगर यहाँ पे हम बात करें, यह आ गया आपका क्रोमियम +3। अगर क्रोमियम +3 है मतलब D3, और D3 का मतलब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो पक्का होंगे। अगर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 3 इंटू में 3 + 2 यानी कि √15, √15 की वैल्यू लगभग आ जाएगी 3.89 के आसपास, 3.89 के आसपास। देख लीजिएगा, कोई खास इसमें वो बात है नहीं। बी ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। पॉसिबल आइसोमर बताइए इस कॉम्प्लेक्स के लिए कितने होंगे, बिल्कुल आराम से बताएंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ आपका, बी वाला ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ यहाँ पे, ये आपका दिया हुआ CO, Cl2 एंड En का ट्वाइस। तो ये कौन सा केस बन गया, ये आपका मेटल, यहाँ पे आपका एक सिमेट्रिकल बाइडेंटेंट लिगेंड, और यहाँ पे एक आपका मोनोडेंटेंट लिगेंड, ठीक है, ये रहा। इसमें अगर आप देखेंगे तो पहली बात तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी होंगी, एक इसकी आप सिस फॉर्म बना सकते हैं और एक आप इसकी ट्रांसफॉर्म बना सकते हैं, ठीक है। तो 2 तो ये हो गए, और इसकी जो सिस फॉर्म होती है दैट इज ऑप्टिकल एक्टिव, यहाँ से 2 और मिलेंगे, 1 और 1 2 मिलेंगे यहाँ से। तो कुल मिला के यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स के 3 आइसोमर होते हैं। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ, बना के भी दिखा देता हूँ। देखिए इसका जब ट्रांस देखेंगे, A के सामने A आ गया, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आप ऐसे बना सकते हैं, तो यहाँ पे POS प्रेजेंट होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव। बट जब आप सिस बना के देखेंगे, यहाँ पे ये एक ही जगह क्लोरीन लगा देता हूँ यहाँ पे भाई, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ये N हो गया, ये N हो गया। इसकी जब आप मिरर इमेज लेंगे तो वो नॉन सुपर इम्पोजिबल आएगी, इसलिए वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आपको इसकी 3 पॉसिबल आइसोमर देखने को मिलेंगे इस कॉम्प्लेक्स के। सो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा 3। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा, 3, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यस, अब जैम 2005 के क्वेश्चन आ गए हैं बस हमारे। ये कह रहा है D7 अगर हाई स्पिन है तो बताइए CFSC क्या होगी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। 1 2 3 4 5 6 7। तो नीचे किससे मल्टीप्लाई करते हैं भाई, अगर यहाँ पे नीचे 5 इलेक्ट्रॉन तो इसकी मल्टीप्लाई की जाती है -0.4 डेल्टा O से, प्लस में 2 की मल्टीप्लाई की जाती है +0.6 डेल्टा O से। ये आपका जब आप सोल्व करोगे तो -0. ये डेल्टा O आ जाएगा। और कितने की पेयरिंग की है यहाँ पे, 2 की पेयरिंग, तो 2 की पेयरिंग की तो 2 पेयरिंग लगा दो। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। अब ये कह रहा है कि बताओ इनमें से मोस्ट इंटेंस कौन सा होगा, मोस्ट इंटेंस। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, अगर एक आपके पास टेट्राहेड्रल है और एक आपके पास ऑक्टाहेड्रल है, तो टेट्राहेड्रल आर मोर इंटेंस एज कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल। ऐसा क्यों होता है, रीजन ये होता है कि ये लेपोरेटे पार्शियली अलाउड होते हैं एंड ऑक्टाहेड्रल लेपोरेटे फॉरबिडन होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इसका तो चांस नहीं बनता,
इसका तो चांस नहीं बनता यहाँ पे, ठीक है। अब ये भी आपका लेपोर्टे पार्शियली अलाउड, दोनों टेट्राहेड्रल। अब कैसे देखेंगे, अब देखिए ये है केस Mn+2 का। Mn+2 के केस की बात करोगे तो ये बनेगा D5 हाई स्पिन, है ना, D5 हाई स्पिन। हालांकि टेट्राहेड्रल में बात नहीं करते, D5 हो गया। अगर ये D5 है तो ये स्पिन फॉरबिडन होता है। अगर ये स्पिन फॉरबिडन है तो ये कम इंटेंस होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा सी, क्योंकि सी आपका लेपोर्टे पार्शियली भी अलाउड है एंड सी आपका स्पिन भी अलाउड है। सो दिस इज द मोस्ट इंटेंस। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। यहाँ पे ये कुछ कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं, तो बताइए कि इनमें से कौन सा कायरलिटी शो करेगा, यानी कि ऑप्टिकल एक्टिव होगा। देखो ये जस्ट मैं अभी पढ़ा के आया हूं, वहां पे इसकी जगह बस EN था, ऑक्सोलेटो। तो मैंने आपको बताया जो ट्रांसफॉर्म होती है वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होती है। इसका मतलब ये हमारा कायरलिटी शो नहीं करेगा। सिस वाला पक्का कायरलिटी शो करेगा, और ये वाला जो केस होता है ये भी कायरलिटी शो करता है। ये इस टाइप का केस हो गया आपका भाई AA थ्राइस, इस टाइप का केस हो गया। तो ये आपका मिरर इमेज नॉन सुपरइम्पोजेबल होती है, ये भी पक्का कायरलिटी शो करेगा। और EDTA में भी कोई POS प्रेजेंट नहीं होती। इसका मीनिंग ये आ गया, सिर्फ थर्ड को छोड़ दें, सिर्फ थर्ड को छोड़ दें तो ऑल आर कायरल, ये सारे कायरल ऑप्टिकल एक्टिव है, ठीक है। समझ में आ जानी चाहिए बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे आपसे बोला गया है कि कहाँ पे मैग्नेटिक द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट हैव ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कंट्रीब्यूशन इन द ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट। देखिए आप जब आपका कई बार क्या होता है, जो म्यू इफेक्टिव होता है वो होता है म्यू स्पिन ओनली प्लस में म्यू ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन की वजह से। पूछ रहे हैं कि ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन कब देखने को मिलेगा, तो मैंने आपको बताया हुआ है जब T2G अनसिमेट्रिकल हो। जब T2G अनसिमेट्रिकल होगा तो वहां पे आपको ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। तो D1 में T2G अनसिमेट्रिकल है, यस। क्या D4 हाई स्पिन में है, क्या नहीं है। D4 हाई स्पिन में T2G सिमेट्रिकल हो गया, तो ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। क्या D1 में T2G अनसिमेट्रिकल है, यस। क्या D2 में भी अनसिमेट्रिकल है, यस। दोनों में अनसिमेट्रिकल है, तो यहाँ पे इनका कंट्रीब्यूशन होगा। यहाँ पे D2 का तो है बट D6 हाई स्पिन का नहीं है, क्योंकि T2G सिमेट्रिकल हो गया। D4 में दोनों में ही T2G सिमेट्रिकल हो गया। सो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिएगा भाई, यहाँ पे एक कॉपर का कॉम्प्लेक्स और एक कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है। पूछ रहे कि कौन सा ज्यादा डिस्टोर्टेड स्ट्रक्चर शो करेगा, तो कॉपर +2 का मतलब होता है D9, और D9 का मतलब होता है T2G के अंदर 6, EG के अंदर 3। और जब EG अनसिमेट्रिकल होता है तो वहां पे आपको जेड आउट देखने को मिलता है, जबरदस्त JTD देखने को मिलता है। वहीं पे जब आप कोबाल्ट +2 की बात करते हैं तो ये D7 होता है और ये लो स्पिन होता है। अगर ये लो स्पिन है यहाँ पे तो क्या कर लेंगे, यहाँ पे भी EG अनसिमेट्रिकल है, यहाँ पे भी EG अनसिमेट्रिकल है। सॉरी हाई स्पिन होगा भाई, पहली बात तो नोट करें, क्योंकि वाटर वीक फील्ड लिगेंड है यहाँ पे। तो ये अगर हाई स्पिन होगा तो T2G अनसिमेट्रिकल है। तो T2G अनसिमेट्रिकल से जहां पे EG अनसिमेट्रिकल होता है ना, वहां पे आपका ज्यादा डिस्टोर्शन देखने को मिलता है। तो इस वाले कॉम्प्लेक्स में ज्यादा डिस्टोर्शन होगा, और EG अनसिमेट्रिकल होता है तो वहां पे हमें जेड आउट भी देखने को मिलता है। तो ये ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का कि आपका कॉपर वाला कॉम्प्लेक्स। लास्ट क्वेश्चन है जी हमारा, इनमें से पूछ रहे हैं भाई इनके सभी के CFSE निकालो एंड इन सभी के स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालो। तो मेरे हिसाब से इससे आसान क्या होगा भाई, इससे आसान क्या होगा निकालना। देखो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट बता देता हूं। इसके पास आएंगे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो इसकी लगभग आएगी 2.83 के आसपास स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। आयरन +3 है ना, आयरन +3 है, आयरन +3 D5, और D5 ये लो स्पिन है, D5 ये लो स्पिन है। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू आएगी 1.83 या जितनी भी आती है 93 जो भी है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसकी वजह से। कोबाल्ट +3 है, कोबाल्ट +3 का मतलब D6 वीक फील्ड लिगेंड है, या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। अगर ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा तो यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगी 4.89, ठीक है 4.89। CFSE आप सभी के निकाल सकते हैं बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत है नहीं, तो निकाल लीजिएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन था। तो ये थे जी हमारे IIT JAM के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा जो मैंने आपको नहीं बताया, डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया। तो 3 पार्ट में हमने इसको कंप्लीट किया है एंड जबरदस्त वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन हमने देखे हैं, लगभग सारे टाइप के क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। एंड होप कि ये प्रीवियस ईयर सीरीज आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी होगी। जिस भी बच्चे को इन कंसेप्ट का नहीं पता
कंसेप्ट सीखने के लिए आप हमारा कोर्स ले लीजिए, वहाँ से आपको कंसेप्ट आ जाएंगे और कंसेप्ट के साथ साथ सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। होप कि भाई ये सीरीज आपको काफ़ी पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस सीरीज को बताएं अपने फ्रेंड्स को कि भाई हाँ चैनल पे एक जबरदस्त सीरीज अवेलेबल है, इतना कर लो, मजा आ जाएगा आपको करने में, ठीक है। एंड भाई आप अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, आपके कमेंट नहीं आ रहे हैं, लाइक्स इतने ज़्यादा अच्छे से नहीं आ रहे हैं, तो मैं मेरी मेहनत में कहीं कमी नहीं छोड़ रहा हूँ, लेकिन आप थोड़ी सी दिक्कत दे रहे हैं, तो कोशिश कीजिए, सपोर्ट कीजिए। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।